ध्यान दोगे ना, लिखना सभी बंद कर दो। ध्यान दीजिएगा, नरेशन टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। नरेशन का मतलब वक्ता होता है। नरेशन को दो भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट किसको बोलेंगे? वक्ता की कही हुई सूचना को जो करते व्यक्त करना, डायरेक्ट नरेशन। वक्ता की कही हुई सूचना को जो करते व्यक्त न करके अपने शब्द में व्यक्त किया जाए, इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को दो भागों में बांटा गया है, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले सेंटेंस को, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले सेंटेंस को। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय तीन नियमों को ध्यान रखना है, जिसमें से पहला लिखा था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में से ट्रू हो तो टेल में, सेज ट्रू हो तो टेल्स में और सेड ट्रू हो तो टोल्ड में बोला जाएगा। अगर इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो से को से में, सेज को सेज में और सेड को सेड में बदलेंगे। कंजक्शन वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे। और तीसरा नियम लिखवाया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आवश्यकता अनुसार प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन, टेंस से संबंधित परिवर्तन और समय में दोहरी से संबंधित परिवर्तन करेंगे। प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन में हमने ट्रिक्स लिखवाई थी S1/123। तो फर्स्ट एक का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, एस का मतलब सब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन में आई, माई, वी, वर, अस। उसके बाद में सेकंड पर्सन यू, इसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार इसमें यू, यूअर, यू। और अगर रिफ्लेक्सिव की हम बात करें तो यूअर सेल्फ या यूअर सेल्वेज का प्रयोग करें। उसके बाद में थर्ड पर्सन नो चेंज, अर्थात ही सी इट दे, ये थर्ड पर्सन है। अर्थात इसका पॉजिटिव, ऑब्जेक्टिव और रिफ्लेक्सिव जो रूप होता है ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, सी, हर सेल्फ, इट, इट्स, इटसेल्फ। और उसके बाद में दे, देयर, देम, देमसेल्फ। ठीक है, ये प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन सारणी हमने बनवाई थी। उसके बाद में हमने टेंस से संबंधित सारणी बनवाने से पहले दो नियम लिखवाए थे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिसमें से पहला था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करेंगे। उसके बाद में दूसरा नियम लिखवाया था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस से संबंधित परिवर्तन निम्नानुसार करेंगे। जिसमें से पहला लिखवाया था हमने सारणी के रूप में कि प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओनली फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस है तो उसको हम पास्ट सिंपल टेंस इन वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। अगर डू, डज उसके साथ में नोट हो तो हम पास्ट सिंपल का नेगेटिव यानी डिड प्लस नोट में बदल देंगे। उसके बाद में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज एमआर को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस वाज वर में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव को पास्ट परफेक्ट टेंस हैड में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैज बीन हैव बीन को पर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैड बीन बदल देंगे। उसके बाद में अगर डायरेक्ट में ही पास्ट सिंपल टेंस आ जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद में डिड प्लस नोट आए तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, नेगेटिव हो तो हैड नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी वाज वर अगर डायरेक्ट में आए तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी हैड बीन में बदल देंगे। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को नो चेंज रखेंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे। अर्थात पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में रखना है। और उसके बाद में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में ही रखना है। उसके बाद में हमने बताया था कि मॉडल कैन को कुड में, मे को माइट में, सेल को शुड में, विल को वुड में, आउट को यानी यूज टू या फिर मस्ट को मस्ट नॉट हैड, है ना, इस प्रकार से हमने लिखवाया था। उसके बाद में हमने आपको समय में दूरी से संबंधित यानी टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड सारणी बनवाई थी, जिसमें लिखवाया था दिस को दैट में, दीज को दोज में, देन्स को एंड्स में, हेयर को देयर में, नाउ को देन में, जस्ट को भी हम देन में या नाउ बदल सकते हैं, आगो को बिफोर में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, एंड टुमारो को द फॉलोइंग डे में, लास्ट को द प्रीवियस डे या फिर प्रीवियस, लास्ट को नेक्स्ट को द फॉलोइंग। उसके बाद में कम को गो में, ठीक है। और उसके बाद में हमने आपको बताया था इंट्रीगेटिव सेंटेंस, ये तो हमारा असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं इंट्रीगेटिव सेंटेंस। इंट्रीगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसको दो भागों में बांटा गया है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला और डबल एच वर्ब से शुरू होने वाला। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जैसे कि हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डू, डज, इज, एम आर, वाज वर, हैज हैव, हैड बीन, सेल, सेल हैव, ये सब हेल्पिंग वर्ब ही हैं। इनसे अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो रिपोर्टिंग वर्ब में आई हुई वर्ब को हम अगर से टू है तो आस्क में, और सेज टू है तो आस्क में, और सेड टू हो आस्क में बदल देंगे, ठीक है। और कंजक्शन वर्ड हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में अब देखिए कि यहाँ पे जो हम आस्क या आस्क में बदल रहे हैं ना, इसको इंक्यूरेटिव में बदल सकते हैं। इंक्यूरेटिव ये अलग वर्ड है, हालांकि इसमें बदल सकते हो, अगर कोई आपसे पूछे तो ये भी बदल सकते हैं तो आप मना ना कर पाओ, इसलिए हमने कॉमन जानकारी के लिए बताया है। इंक्यूरेटिव में बदल सकते हैं सेड टू। उसके बाद में
हमने आपको बताया था कि डबल एच वर्ड से शुरू होने वाला, और इसमें कंजक्शन वर्ड इफ का प्रयोग करेंगे, बताया कि मैंने। और बाकी जो प्रोनाउन से संबंधित, टेंस से संबंधित और समय व दूरी से संबंधित परिवर्तन यथावत करते रहेंगे, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। उसके बाद में डबल एच वर्ड से शुरू होने वाला, इसमें कंजक्शन वर्ड आपको डबल एच वर्ड ही लगाना है, और बाकी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देना है। और वही नियम है जो से टू है तो आस्क में, से टू है तो आस्क में, और सेड टू है तो आस्क में बोलने। ठीक है, यहाँ तक हमने आपको अब से पहले पूरा कंप्लीट समझा, ठीक है ना। इसी प्रकार से जैसे हमने बोला है वैसे ही आपको कंप्लीट रूप से याद होना चाहिए। रूल और रेगुलेशन इस प्रकार जैसे हमने बोला है वैसे ही अगर आपको याद है तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन का विषय होगा ही नहीं। तो कितना भी बड़ा हार्ड सेंटेंस होगा लेकिन याद तो करना पड़ेगा ना। हमने आपको पहले भी कहा था कि हम चाहें तो ये मान लो कि 15 या 20 मिनट में पूरी ग्रामर को हम स्पीक कर सकते हैं, और करते भी हैं। लास्ट में जैसे पूरा कोर्स हो जाएगा ना, अगर हम स्पीक करेंगे तो ये मान लो कि आपके लिए रामायण चलेगी ना, क्योंकि ये अब थोड़ा बहुत आपको समझ में इसलिए आया है क्योंकि हमने इसको धीरे धीरे आपको एक एक करके समझाया है, इसलिए समझ में आया है। हालांकि लास्ट में 15 मिनट में पूरी ग्रामर कंप्लीट स्पीक करनी है आपको भी और हमारे को, तब मानो कि हमारे पूरा सिलेबस मुट्ठी में। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए कल क्या हुआ कि हमने समझाया था, हमारा वीडियो बना भी था लेकिन किसी कारणवश डिलीट हो गया। अब दोबारा से बना नहीं सकते, वो रिवीजन में जब हम पढ़ाएंगे तब डाला जाएगा। ठीक है, तो शायद वो वीडियो ना डालें। इंपरेटिव सेंटेंस इसको बोलते हैं आज्ञासूचक वाक्य, या फिर हम प्रार्थना सूचक वाक्य भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। इंपरेटिव सेंटेंस को समझने की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। हालांकि अगर आप पासबुक में देखोगे तो वहां कोई भाग नहीं है ना। कभी आप कहोगे सोचिए 4 भाग ही होते हैं, कहीं स्कूल में पढ़ाए और हमारे द्वारा पढ़ा हुआ आप वहाँ पर कह दो कि सर जी 4 भाग होते हैं, आपने 3 लिखा है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हम समझने की दृष्टि से हम आपको समझा सकें, इसकी दृष्टि से हमारे अपने 4 प्रकार हैं। ठीक है ना, समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपसे वहां पर ये रूल और रेगुलेशन नहीं पूछेगा, वहां पूछेगा डायरेक्ट का आगे इनडायरेक्ट बनाना। आ रही है बात समझ में। तो पहला है हमारा प्लीज काइंडली से शुरू होने वाला वाक्य, दूसरा है डू नॉट या डोंट से शुरू होने वाला वाक्य, तीसरा है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला वाक्य, चौथा है लेट से शुरू होने वाले वाक्य। चौथे को 2 भागों में बांट दिया है, एक लेट अस से शुरू होने वाला वाक्य और दूसरा है लेट अस के बिना शुरू होने वाले वाक्य। ठीक है ना, जिसमें से हम पहला पढ़ रहे हैं प्लीज काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य। ठीक है, यहाँ पे आया है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई वर्ब सैड टू को, देखिएगा शुरू में हमने पढ़ा कि सैड टू को टोल्ड में बदलेंगे, उसके बाद में पढ़ा कि सैड टू को आस्क में बदलेंगे, अब हम पढ़ रहे हैं कि सैड टू को किस में बदलेंगे, हम रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। लेकिन कब, कैसे पता लगेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस हो अर्थात पर्सनवाचक चिन्ह नहीं हो तो टोल्ड में बदलेंगे ना। ठीक है, अगर यहाँ पे पर्सनवाचक चिन्ह हो, यहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से शुरुआत, या फिर डबल एच वर्ड से हो तो यहाँ पर सैड टू को किस में बदलेंगे, हम आस्क करेंगे। अगर यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत प्लीज या काइंडली से हो रहा है तो यहाँ पर सैड टू किस बदलेंगे, हम रिक्वेस्ट। ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, आगे आगे मामला बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने पहला नियम सीखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई वर्ब यानी सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाता है। तो पहला नियम यहाँ पे हमने फॉलो किया, सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदल दिया। ठीक है ना, उसके बाद में ऑब्जेक्ट राइट कर दिया है। दूसरा नियम है कि प्लीज और काइंडली को हटा करके कंजक्शन वर्ड टू का प्रयोग किया जाता है। इस प्लीज को हमने हटा दिया है और कंजक्शन वर्ड किसका प्रयोग कर दिया, हमने टू का। अब बाकी के जो नियम है वो यथावत रहेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत ही रियर केस में टेंस से संबंधित परिवर्तन किया जाएगा, हालांकि करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन और समय व दूरी से संबंधित परिवर्तन को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा गिव, उसके बाद में यहाँ पे मी है, मी हमारा फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव रूप है ना। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बोलते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, राम, राम लड़का है, पुरुष है, इसलिए ही का प्रयोग होगा ना। अब ही का यहाँ पे आई का ऑब्जेक्टिव रूप है ना, तो ही का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होगा, हिम होगा ना, ही इज हिम। उसके बाद में यहाँ पर यूर आया है, कहने का मतलब यू सेकंड पर्सन है, उसी का तो पॉजिटिव रूप है ना ये,
तो यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलेंगे हम? ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा है? श्याम, लड़का है, इसलिए इसका प्रयोग ही के लिए होता है ना। अब यहाँ पर यूर पॉजिटिव रूप आया है तो ही का पॉजिटिव रूप क्या हो जाएगा? हिज, ठीक है ना। तो ही में हिज और उसके बाद में समझ में आया क्या? नेक्स्ट, आई सेड टू टीचर, यहाँ पर काइंडली इश्यू मी माई टीसी, यहाँ पर निवेदन ही किया जा रहा है। अब यहाँ पर आपको देखना है रिक्वेस्टेड को किस में बदलेंगे? वो सेड को किस में बदलेंगे हम? रिक्वेस्टेड में। उसके बाद में काइंडली को हटाना, यहाँ लिखा ना प्लीज और काइंडली को हटा करके कंडीशनल किसका प्रयोग करेंगे हम? टू का। तो यहाँ पे काइंडली शब्द को हटा दिया, टू का प्रयोग कर दिया। उसके बाद में इश्यू मी, हमारा फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है? आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अर्थात हम बदले हैं, लेकिन आपको लगे कि सर जी ये तो मी है तो यहाँ पर राइट आपने मी कर दिया, लेकिन हमने नियम के अनुसार किया है ना मी। ऐसे थोड़ी है कि सेम टू सेम हमने बदलाव नहीं किया है, लेकिन बदलाव करने के बावजूद भी मी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में माई फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव रूप है, तो हम सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट आई है तो आई का पॉजिटिव रूप क्या होगा? माई। तो यहाँ पे माई लिख दिया, उसके बाद में टीसी। ये हमारा प्लीज काइंडली का कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में दूसरा है डू नॉट या डोंट से शुरू होने वाले वाक्य। यहाँ पर भी दो ही नियम है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई हुई वर्ब यानी सेड को अब हम किस में बदलेंगे? फॉरवर्ड। और ये सब किससे पता लग रहा है हमें? रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से पता लग रहा है, इसकी शुरुआत से पता लग रहा है। अगर असर्टिव में होगा तो कोड में, इंट्रोगेटिव में होगा अर्थात हेल्पिंग वर्ब में होगा तो हम आस्क्ड में, डबल एस वर्ड में होगा तो आस्क्ड में, उसके बाद में प्लीज काइंडली आएगा तो रिक्वेस्टेड में, और डू नॉट आ गया तो फॉरवर्ड, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेड टू को यहाँ पर हमने फॉरवर्ड में कर दिया है। उसके बाद में कहा है कि डू या फिर डोंट, डू नॉट को हटाकर कंजक्शन वर्ड हम टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर कंजक्शन वर्ड क्या हो गया? डू नॉट को हटा करके टू, और उसके बाद में टच और मी, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है? ही का ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है? क्योंकि यहाँ पर आई का ऑब्जेक्ट रूप मी है ना, इसलिए हमने का, ठीक है ना। यहाँ तक किसी बच्चे को प्रोनाउंसिएशन दिक्कत आपको इतना डिफिकल्ट है क्या? लेकिन एक बार में कभी भी विशेष तौर से समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप दोनों रेगुलेशन अच्छे से याद नहीं करोगे। है किसी को डाउट? हाँ बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल सही प्रश्न पूछा इस बहन ने। देखो अब से पहले हमने आपको बताया था कि अगर मान लो सैड ही आ गया तो हम अब से पहले बोल रहे थे कि सैड को सैड ही रखेंगे, बोल रहे थे ना। ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस में, है ना, आगे और पढ़ाएंगे उनकी बात बाद में करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और इंपरेटिव सेंटेंस में सैड आया, सैड तो आए, उसी में बदलना, ठीक है ना। सैड आ रहा है स्पेशली तो आप सैड को सैड ना रख करके आस्क्ड में बदल दोगे इंट्रोगेटिव में। हमने उस दौरान भी बताया था अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो आप बदल सकते हो, यू आ रहा तो उसमें बदलना ही है, अगर फिर भी नहीं आया तो आप उसमें आस्क्ड में बदल दोगे, ठीक है ना। और यहाँ पर भी कोई स्थिति, ठीक है।